प्रीवियस क्लास वाला चल रहा है फाइनेंशियल लिवरेज का। कल हमने करा था केस नंबर उसका 1। केस नंबर 1 में क्या था कि डेट इंक्लूड करने से आपकी फर्म को बेनिफिट हो रहा था, आपकी अर्निंग बढ़ रही थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपका जो आरओआई था वो आपके इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से ज्यादा था। आरओआई कितना था? 14% एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डेट कितना था? 10%। तो उस केस में हमने कहा था कि ये प्रिफर्ड करा जाता है कि आप बोरोड फंड से मनी लीजिए, क्योंकि आप बोरो करेंगे तो उससे आपकी जो अर्निंग होगी वो इंक्रीज होगी। सेकंड जो है हमारा केस है वो है कि कंपनी को लॉस होगा अगर वो डेट इंक्लूड करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। ऐसा भी होता है सर? जी हाँ जी होता है। अगर डेट इंक्लूड करने से फायदा होता है तो डेट इंक्लूड करने से लॉस भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज होती है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपके इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से कम हो जाए। मतलब के तौर पे ये हो गया कि आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और आप उस बिजनेस में कमाते हैं 6% और आपने जो 10 लाख रुपए लिए हैं वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, तो आप कमा रहे हो कम, वापसी करना पड़ रहा है ज्यादा। 4% का जो लॉस है वो आपको अपने घर से लाके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी रह जाती है कि आपको लॉस होगा ही होगा। तो आरओआई अगर इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से कम हो जाए तो आपको डेट इंक्लूड करने से लॉस होने लग जाता है। इसीलिए इस सिचुएशन में कभी भी डेट प्रिफर नहीं करा जाता, बल्कि इस सिचुएशन में ओनर फंड प्रिफर करा जाता है, इक्विटी प्रिफर करा जाता है। क्लियर हो गई इसकी इतनी बात? अब इसमें भी हम वही 3 सिचुएशन देखेंगे जो हमने फर्स्ट केस में देखी थी। वही पूरा केस वही है। सिचुएशन में टोटल कैपिटल आपको 50 लाख चाहिए, 2 में भी वही, 3 में भी वही। इक्विटी पहले केस में सारा पैसा आपने खुद लगाया, डेट बिल्कुल नहीं लिया। सेकंड केस में आपने 40 अपने लगाए, 10 डेट से लिए। थर्ड केस में आपने 30 अपने लगाए, 20 बाहर से लिए। फर्स्ट केस में भी यही था, टैक्स रेट भी वही है। चेंजेस क्या किए? बस हमने चेंजेस कर दिए। आपका ईबीआईटी अब 7 लाख के बजाय कितना कर दिया? 3 लाख। पहले जो ईबीआईटी था वो 7 लाख था फर्स्ट केस में, अब ईबीआईटी हमने बस चेंज करके 3 लाख रुपीस कर दिया दोनों केस में। इतनी बात समझ में आई? ये वही केस है, बस इतना सा चेंज आया इसमें। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं जैसे उसका किया था। फर्स्ट केस में देखिए तो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ईबीआईटी हमें क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं। ईबीआईटी हमारा कितना हो गया? 3 लाख। फर्स्ट केस में क्योंकि हमने कोई भी डेट नहीं लिया है तो फर्स्ट केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा। सबसे पहले वैसे क्या माइनस करना होता है? इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्या होती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले इंटरेस्ट हो गया, तो सबसे पहले माइनस भी क्या होगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस हो गया, कुछ है ही नहीं तो 0। अब कितना बच गया आपका? 3 लाख रुपीस। कितना बच गया आपका? 3 लाख रुपीस। और ये आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट हट गया, बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईबीटी। अब टैक्स देना है, टैक्स वही रेट है 30%। 3 लाख का कितना जाएगा? 30%। कितना होता है? 90,000। तो हमारा टैक्स भी चला गया गवर्नमेंट को 90,000। 3 लाख का 30% 90,000। 3 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे, क्या आ गया? 2,10,000। और ये आपका क्या गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने बाद की अर्निंग। अब इससे क्या निकाला जाता है? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आपने ये निकाला, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। करवा ले तो क्या लिखेंगे? 2,10,000 आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 5 लाख। अगर ये निकाले तो कितना आ रहा? 0.42। मतलब आपकी एक शेयर की कमाई आपको मिलेगी 42 पैसे। मतलब अगर आपने कंपनी में 10,000 शेयर खरीदे हैं तो आपको डिविडेंड के रूप में 4200 रुपीस मिलेंगे इस सिचुएशन में। क्लियर हो गई बात? डाउट तो नहीं किसी में? अब इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में भी ईबीआईटी कितना? वही सेम 3 लाख। सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। सेकंड केस में हमने डेट कितना लिया है? 10 लाख। 10 लाख का इंटरेस्ट जाएगा 10%, कितना हो गया? 1 लाख। अब 3 लाख में से 1 लाख चला गया, कितना बचा आपका? 2 लाख। 2 लाख बच गया। अब 2 लाख आपका क्या निकल के आ गया? ईपीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो हट गया। अब क्या माइनस करना है? टैक्स। टैक्स किस पे लगता है? इस फिगर पे। तो 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। 60,000 गवर्नमेंट का टैक्स भी चला गया। वो काटने के बाद कितने रुपए बच रहे हैं? 1,40,000। और ये आपका क्या गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ये पैसा किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला वही, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आई 140 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेकंड केस में कितने थे 4 लाख। कितने थे 4 लाख, तो डिवाइड बाय 4 लाख कितना आया 0.35। अब अगर यहां देखें तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम करते हैं अपनी कैपिटल रेज, तो यहां पर एक शेयर पे 35 पैसे बच रहे हैं। मतलब सेम कंपनी में इस सिचुएशन में अगर आपने 10,000 शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपको डिविडेंड के रूप में 3,500 रुपीज मिलेंगे, जबकि यहां पर 4,200 रुपीज। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जैसे ही आपने डेट इंक्लूड करा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, जैसे ही आपने डेट इंक्लूड करा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, वैसे ही आपका जो ईपीएस है वो क्या हो गया इस केस में डाउन हो गया। जबकि कल जब हमने डेट इंक्लूड करना था तो हमारा ईपीएस क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था 0.98 से 1.05 पर। आज जबकि वो रिड्यूस हो गया, ठीक। और अगर ऐसे ही थर्ड सिचुएशन की तरफ जाते हैं तो और रिड्यूस हो जाएगा। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। ईबीआईटी कितना 3 लाख। सेकंड थर्ड केस में आपने कितना बाहर से पैसे लिए 20 लाख। 20 लाख का 10% आपको इंटरेस्ट देना है, कितना हो गया 2 लाख। तो 3 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, आपका ईबीटी आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स कितना 1 लाख। अब इस पे आपको क्या देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स कितना है 1 लाख का 30% कितना हो गया 30,000। तो 1 लाख में से 30,000 जाएगा, कितना बच गया 70,000। और ये आपका क्या हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इससे हमें क्या निकालना होता है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एंड थर्ड केस में आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 3 लाख शेयर। तो डिवाइड बाय 3 लाख, ये कितना आ गया 0.23। अब और कम हो गए। तो आप जैसे देख रहे हैं जैसे जैसे हम डेट इंक्लूड कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो ईपीएस है वो क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। हमारी अर्निंग जो होती जा रही है वो कम होती जा रही है। तो हमें इस सिचुएशन में कभी भी डेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको इक्विटी से ही काम करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी पे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है और डेट इंक्लूड करने से आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वही रीजन यही है, आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से क्या होगा पक्का कम होगा। वो भी हम चेक करेंगे कि आरओआई कितना है और वो एक्चुअल में कम है या नहीं है। मगर जैसे जैसे आप डेट इंक्लूड कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी अर्निंग क्या हो रही है कम हो रही है, जबकि कल इंक्लूड करने से बढ़ रही थी। मगर कल हमने उसका रीजन कहा था कि हमारा आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा था। आज हो सकता है कम हो, इसी वजह से वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन में कभी भी बोरो फंड प्रिफर्ड नहीं करा जाता। अगर आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे डेट इंक्लूड कर रहे हैं ऑनर को नुकसान हो रहा है और थर्ड सिचुएशन में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप ऐसे और आगे जाएंगे और डेट लेंगे तो और नुकसान होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, केस क्लियर हो गया, दोनों केस क्लियर हो गए। इसके बाद इसके आगे क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि आपका आरओआई पक्का इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से क्या होगा कम होगा। अब आरओआई कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आरओआई का आपका फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ईबीआईटी कितना है आपका केस सेकंड में 3 लाख। इन्वेस्टमेंट आपकी वही टोटल कितनी है 50 लाख इनटू 100। निकाल के देखा तो आरओआई आपका कितना आया 6%। मतलब यहां पर अगर मैं बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं सिर्फ 6% कमा पा रहा हूं, जो कितना है 3 लाख। जबकि मेरी कमाई है 6% और मैं ब्याज कितनी दे रहा हूं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं 10%। कमा कम रहा हूं दे ज्यादा रहा हूं तो लॉस तो होगा ही होगा। इसीलिए जैसे जैसे आप डेट इंक्लूड कर रहे थे आपका लॉस बढ़ता जा रहा था और आपको अर्निंग कम हो रही थी। तो अगर कभी भी आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम हो तो आपको कभी भी डेट प्रिफर्ड नहीं करना चाहिए। डेट से तभी प्रिफर्ड करना चाहिए जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट डेट से ज्यादा होता है। तो इस सिचुएशन में आप कौन सा फंड प्रीफर करना पसंद करेंगे ऑनर फंड। कौन सा प्रेफर करेंगे ऑनर फंड प्रीफर करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, पूरा केस समझ आ गया। अब लास्ट में कंक्लूजन पार्ट रह जाता है। इस दोनों केसेस से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं समझिए। अब लास्ट में दोनों केसेस के ऊपर एनालिसिस करने के बाद अब हमारा फाइनल कंक्लूजन पार्ट रह जाता है कि हम क्या कंक्लूड करते हैं इन दोनों केसेस के बिहाफ पर। समझ आया? हाँ, ये तो हमारा आता है लास्ट इसका कंक्लूजन पार्ट कि दोनों केस को कंक्लूड करें तो क्या निकल के आता है। तो लास्ट में हमारा निष्कर्ष निकल के क्या आया कि अगर बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड मतलब जब मार्केट में तेजी होती है, जब मार्केट में तेजी होगी तो आपका जो अर्निंग रेट होगा वो भी क्या होगा ज्यादा होगा। मतलब उस केस में जो आपका आरओआई होगा वो ज्यादा होगा
तो उस केस में जब आपका आरओआई ज्यादा है और आपको डेट आराम से कम रेट में मिल जाएगा, तो इन दैट केस आपको हमेशा क्या प्रीफर करना चाहिए, डेट से ज्यादा पैसे लेने चाहिए और इक्विटी से कम लेने चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस केस में आरओआई आपका ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से। हमने पहले केस में क्या कहा था कि आपको डेट इंक्लूड करने से बेनिफिट क्यों हो रहा था, आपकी अर्निंग क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि आपका आरओआई ज्यादा है। और आरओआई आपके बिजनेस का ज्यादा कब होगा, जब मार्केट में क्या चल रही होगी, तेजी चल रही होगी, बूम पीरियड होगा। तो बूम पीरियड में हमेशा आपका आरओआई ज्यादा होता है, तो उस केस में आप डेट से इजीली पैसे ले सकते हो। तो उस केस में डेट से ज्यादा लेना चाहिए, इक्विटी से कम लेना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्लियर होगी इतनी बात? अब अगर यहीं पर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, मतलब मद्दी चल रहा है, मद्दा चल रहा है, अगर मद्दा चल रहा है तो उस केस में आपको डेट से कम पैसे लेने चाहिए। केस नंबर सेकंड ले लीजिए, मद्दा चल रहा था, आरओआई कम था इंटरेस्ट रेट से, तो जैसे जैसे आप डेट इंक्लूड कर रहे थे आपको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। इसीलिए हमने कहा कि हमें इस केस में डेट नहीं लेना चाहिए, इक्विटी से पैसे लेने चाहिए। वही सेम बात है, अगर डिफरेंशियल चल रहा है मद्दा, मद्दे का मतलब आपका आरओआई कम है, और जब आरओआई कम होता है तो कभी भी डेट से पैसे नहीं लेने चाहिए। किससे पैसे लेने चाहिए ज्यादा, इक्विटी से फंड रेज ज्यादा करना चाहिए और डेट से कम करना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो तेजी है तो डेट से ज्यादा, क्योंकि आरओआई ज्यादा है, मद्दा है तो इक्विटी से ज्यादा, क्योंकि आरओआई वहां पर आपका कम है। अगर आप यहाँ पर डेट से इंक्लूड करते हैं तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये सेम पॉइंट में जब हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था तो वहां पर पॉइंट नंबर आपका 7 था, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। उसमें हमने कहा था कि अगर तेजी चल रही है तो इक्विटी से ज्यादा लिया जाता है और डेट से कम, और यहां पर तो तेजी में हम डेट से ज्यादा कह रहे हैं, इक्विटी से कम। ऐसा क्यों? जो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ा था और वहां पर जो तेजी वाली बात आई थी वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। शेयर होल्डर क्या चाहेगा तेजी के टाइम पे, डेट या इक्विटी? वो चाहेगा इक्विटी में इन्वेस्ट करो। मगर अगर यहीं पर मैं कंपनी के हिसाब से सोचूं, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचूं, तो वो चाहेगा मैं उस वक्त तेजी के टाइम पे डेट से ज्यादा फंड रेज करूं, क्योंकि मेरा आरओआई क्या है, ज्यादा है। तो जो ये वाला कंक्लूजन है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, और जो वो वाला पॉइंट था वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से था। तो अगर आप फाइनेंसिंग का फैक्टर बता रहे हो तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताओगे, और अगर इसका बता रहे हो तो यहाँ पर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताओगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो डेट ज्यादा लेंगे, इक्विटी कम। जबकि अगर शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, जैसे फाइनेंसिंग में था, तो वहां पर वो इक्विटी इस केस में ज्यादा प्रेफर करेंगे, डेट कम। तो आपको यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताना है, वहां पर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताना है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर एक बार डाउट लग रहा हो तो उस पॉइंट को भी एक बार दोबारा से रीड आउट करके देख लेना। क्लियर हो गया? ये वाला आपका इतना पार्ट खत्म हो गया। अब आपका जो रह गया फैक्टर अफेक्टिंग दी कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल में 14 फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। मतलब ये जो भी आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड 14 फैक्टर है जो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको डेट ज्यादा लेना चाहिए या इक्विटी ज्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो इसके फैक्टर्स होंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।